वेलकम बैक दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आइए चलिए मानवा की शुरुआत करते हैं। मानवा की शुरुआत में हम एक खूबसूरत हवेली को देख पाते हैं। मेरी आवाज़ थोड़ी आड़ी टेढ़ी हो गई है क्योंकि मेरी नाक बंद है, तो इग्नोर करना, थोड़ा सा एडजस्ट। हम दो लोगों को देख पाते हैं, एक प्रिंसेस और एक प्रिंस, जो एक टेबल पर बैठे होते हैं। कुछ देर बाद प्रिंस कहता है, चलो हम अपनी सगाई ख़त्म कर दें। क्या आप मुझे यह करने की अनुमति देंगे? लड़की हैरान हो जाती है और रोने लगती है। वो चाय की कप उठाती है और गुस्से में प्रिंस की ओर फेंकती है और बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रही होती है। वो गुस्से में चिल्लाकर कहती है, मैं इसे एक्सेप्ट करने से इनकार करती हूँ, और वहाँ से गुस्से में चली जाने लगती है। जाते हुए वो अपने मन ही मन कहती है, मैं ड्यूक की सबसे बड़ी बेटी हूँ। आंखों में आंसू लिए वो कहती है, कपिला एक्सिनान। उसका नाम कपिला होता है। वो प्रिंस को देखते हुए सोचती है, मेरा मंगेतर। यहाँ से सिनकट होती है और हम एक खूबसूरत नीले बालों वाली लड़की को देख पाती है जिसका नाम होता है यूनो। वो यूनो के पास जाती है तो यूनो पूछती है, क्यों रो रही हो? बेचारे क्या हुआ? कपिला रोते हुए कहती है, लॉर्ड बैरन। यूनो से गले लगाते हुए कहती है, सब ठीक हो जाएगा मेरे प्रिय कपिला। योनो कपिला के सिर पे हाथ रखते हुए उसे सांत्वना देते हुए कहती है, आप फिर से महामहिम से बात करने का कोशिश क्यों नहीं करती? मुझे लगता है कि महामहिम ने सिचुएशन का गलत आंकलन किया होगा। वो मुस्कुराते हुए कपिला को समझाती है। योनो के समझाने के बाद कपिला खुश होते हुए कहती है, हाँ आप ठीक कह रही है। कपिला खुश होते हुए जाने लगती है और योनो को शुक्रिया कहते हुए कहती है, मैं उससे फिर बात करने की कोशिश करूँगी। कपिला जाते हुए मन ही मन सोचती है, जैसा कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त से उम्मीद थी। यह सही है, मैं यह कर सकती हूँ। यह सगाई रद्द होने का कोई रास्ता नहीं है। वो दरवाजे के सामने पहुँचती है और सोचती है, इसलिए मुझे यकीन है। वो दरवाजे पर नॉक करती है और बाहर से कहती है, लॉर्ड ऑबरन, मैं आपसे फिर से बात करना चाहूँगी। वो कुछ देर बाहर ही खड़ी रहती है। कुछ जवाब ना आने पर वो घबराने लगती है और पुकारती है, लॉर्ड बैरन। जब आवाज़ नहीं आती तो वो दरवाज़ा खोलते हुए कहती है, प्लीज़ मुझे माफ़ करे। वो धीरे धीरे अंदर दाखिल होती है और जो नज़ारा देख पाती है उसे देखकर वो शॉक रह जाती है। हम देख पाते हैं कि लॉर्ड ऑबरन ज़मीन पर खून से लथपथ पड़ा होता है। वह उसे देखकर बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है और उसे पुकार रही होती है। तभी उसे उसकी पीछे से कोई चिल्लाता है। यह कोई और नहीं, एक मेड होती है जो घबराती हुई कहती है, यह नहीं हो सकता। वो नौकर कहती है, कपिला समा। वो भी उसकी तरफ घबराते हुए देखती है। नौकरानी चिल्लाते हुए गार्ड्स को बुलाने लगती है तो कपिला कहती है, नहीं मैंने नहीं किया। नौकरानी गार्ड से कहती है, कपिला समा, महामहिम अबरॉन। घबराई हुई कपिला कहती है, मैंने नहीं किया। पर गार्ड उसके बात नहीं सुनते और उसके हाथ पकड़ लेते हैं और उसे दबोच लेते हैं। वो छूटने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है और चिल्लाती है। यहाँ पर कपिला बहुत ज़्यादा घबराई होती है और उसे किसी की चलने की आवाज़ सुनाई देती है। वो देख पाती है कि ये तो यूनो होती है जो वहाँ से गुजर रही होती है। वो ज़ोर से यूनो को पुकारती है। गार्ड्स उसे हिलने को मना करते हैं और ज़ोर से पकड़ते हैं। कपिला यूनो को बहुत ज़्यादा पुकारती है मगर यूनो उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। कपिला बस ये नज़ारा देखती रहती है। वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है मगर कोई नहीं सुनता। हमें महल का सीन दिखाया जाता है और सिनकट होती है और हमें लॉर्ड ऑबरन का पिता दिखाए जाते हैं जो कहते हैं, मेरे बेटे ऑबरन की हत्या के पाप के लिए
कपिला एक्सिनान का सिर कलम कर दिया जाएगा। हम कपिला को देख पाते हैं जो कि ज़मीन पर बैठी होती है और अपने सफाई देने की कोशिश करती है, मगर राजा कहते हैं उसे फांसी के दिन तक जेल में रखो। कपिला यहाँ पर कहती है यह मैं नहीं थी, मैंने ऐसा नहीं किया। वो रोते हुए देखती है उसके पिता को, जो वहाँ पर कुछ न कहते हुए चुप खड़े होते हैं। वो अपने पिता को चिल्लाते हुए कहती है पिताजी प्लीज़ मेरी मदद करें। वो जोर जोर से कहती है यह मैं नहीं थी, मगर उसके पिता कुछ नहीं कहते और दूर खड़े होते हैं। वो कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया है, पर उसके पिता उसकी तरफ एक तरफा भी नहीं देखते। इसके बाद कपिला हमें बताती है ऐसा लगता है जैसे मेरे पिता को अंत तक मेरे प्रति कोई सम्मान नहीं है। जब मैं छोटी थी तो मेरे पिता को मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यह था जब मैं छोटी थी तब भी ऐसा ही था। उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं किया। कभी मुझ पर मुस्कुराओ, मेरे पिता ऐसे ही है। रिपर ड्यूक कार्विस एक्सिनान, यानी कि उसके पिता एक ड्यूक है। पिताजी मैं अपना बचाव कैसे कर सकती हूँ? ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह कभी मेरी मदद कर सके। वो यहाँ पर एक गार्ड उसे चिल्लाकर कहता है यह आपके पिता के साथ आपकी आखिरी बातचीत होगी। वो अपने पिता की ओर आगे बढ़ती है और उन्हें पुकारते हुए कहती है मैंने सचमुच ऐसा नहीं किया। उसके पिता तीखी नज़रों से उसे घूर रहे होते हैं। कपिला कहती है आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। उसकी आंखों में दर्द और आंसू होते हैं। उसके पिता जब वहाँ पर खड़े होते हैं वो कुछ नहीं कहते। फिर कपिला बताती है हालांकि उसकी बेटी मरने वाली है, वह इसकी परवाह नहीं करेगा। गार्ड उसकी जंजीर खींचते हैं। उसके पिता उसके बाजू से उसे ना देखते हुए निकल जाते हैं। कपिला बस एक आह भरी नज़रों से उन्हें देखती है और खुद से कहती है जैसा कि मैंने सोचा मेरे पिता मुझसे नफरत करता है। उसकी आंखों में आंसू ही आंसू होते हैं। काश ये ज़िंदगी, काश मैं फिर से शुरू कर पाती। उसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। मैं अपने पिता से बदला लेना चाहती हूँ, वह आंखों भरे आंसू के साथ कहती है। वो योनो को उनके बीच में देखती रहती है। शुक्रिया योनो, अंत तक तुम ही एकमात्र हो जो मेरे पक्ष में हो। योनो जो सिर्फ दिखावे की आंसू बहा रही होती है, कुछ देर बाद एक अजीब सी स्माइल पास करती है। सिनकट होता है और हम एक चमचमाती सुबह के साथ एक खूबसूरत घर को देख पाते हैं जहाँ एक चिड़िया खिड़की पर बैठी गुनगुना रही होती है। एक खूबसूरत पालना हमें दिखाई पड़ता है जहाँ एक छोटी सी बच्चे की आंखें दिखती है जो अचानक खुल जाती है। वो दरवाजे की ओर देखती है और चारों ओर नज़र घुमाते हुए कहती है ये 15 साल पहले क्या क्या है ये। तभी एक आवाज़ आती है क्या आप जाग रहे हैं? हम एक खूबसूरत आदमी को अंदर आते हुए देख पाते हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और हम उसकी पूरी फेस देख पाते हैं। कपिला पुकारती है पिता। कपिला उन्हें देखते हुए खुद से कहती है वह बहुत जवान है। क्या वह बहुत अच्छे नहीं लगते क्योंकि वह मेरे पिता है? वो अपने हाथ देखती है और सोचती है मेरा मतलब है। वो घबरा जाती है और खुद से कहती है मैं क्यों रोऊंगी? क्या मैं एक बच्ची बन गई हूँ? वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। उसके पिता जो उसके पास खड़े होते हैं वो कुछ सोच रहे होते हैं। वो धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर कपिला घबरा जाती है। उसके पिता हाथ आगे बढ़ा रहे होते हैं तो कपिला सोचती है क्या सिर्फ इसलिए कि तुम जवानी में सुंदर हो? देखते देखते कपिला अपनी पापा के हाथ पर काट देती है। क्या मैं बोलूँ, बच्चे जो होते हैं ना वो हाथों की उंगलियां बहुत पसंद करती है, तो कपिला के साथ यही है। उसे ऐसा करते देख उसके पिता कहते हैं अबे साले, मन ही मन कहते हैं मेरा कपिला, मेरी अनमोल परी। कपिला यहाँ पर बस अपनी पापा की उंगली चूस रही होती है और सोचती है क्या
उसने अभी कुछ कहा। पिता कहते हैं, मैं चाहता था कि तुम एक बेटा बनो, काश आप पैदा ही ना होते। वो मन ही मन कहते हैं, वह बहुत प्यारी है, सचमुच बहुत प्यारी। वह बहुत कोमल है, उसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है। हालांकि वह बाहर से दिखाते हैं कि वह कड़वे हैं, मगर अंदर से बहुत ज़्यादा नर्म होते हैं। वह कपिला को सहलाने लगते हैं। कपिला सोचती है, मैं कुछ ऐसा सुन रही हूँ जो मुझे नहीं सुनना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये मानवा बहुत ज़्यादा पसंद आती है और आप चाहते हैं कि मैं इसकी लॉन्ग वीडियो लाऊं, तो प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट करना। और हाँ, अगर किसी ने इसे एक्सप्लेन कर लिया हो तो वो भी मुझे कमेंट में बताना। तो चलिए स्टोरी पर लौटते हैं। कुछ देर बाद खिड़की पर प्यारी सी चिड़िया हमें दिखाई देती है और कपिला के पापा उसके पास ही खड़े होते हैं और कह रहे होते हैं, आप राजनीतिक विवाह के लिए एक उपकरण से ज़्यादा कुछ नहीं है। और मन ही मन कहते हैं, मैं कभी भी उसकी शादी नहीं कर पाऊँगा, है ना। तभी वहाँ पर मेड आ जाती है। कपिला के पापा सोच रहे होते हैं, मैं अपने कपिला के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहता था। मेड को वहाँ छोड़कर कपिला के पापा चले जाते हैं। मेड आती है और कहती है, लेडी कपिला। उसकी आवाज़ सुनकर कपिला सोचती है, हाँ, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा प्यारी है। मेड कहती है, तुम ठीक हो? क्या उसने आपके साथ कुछ किया है? कपिला सोचती है, तो फिर ये सब मेरे पिता के अंदरूनी विचार थे। मतलब वो अपनी पिता की जो मन की बात है वो भी सुन रही होती है बेचारी। उसके बाद कपिला हमें बताती है, यह संभव है। वह हमेशा मुझे मारना चाहता था। वह ठंडा था, है ना। क्या यह संभव है कि मुझे धोखा दिया जा रहा है? मैं अपना बदला लूँगी। मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, लेकिन मैं अपना ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करने में सक्षम हूँ। मेरे कठोर दिल वाले पिता को मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या करने में सक्षम हूँ। योनो ही एकमात्र है जो मेरी तरफ है। वो बेचारी तो नहीं जानती कि योनो ही थी जो उसकी मौत के कारण बनी। यहाँ पर मेड उसे गोदी में उठाकर ले जाने लगती है तो वो मन ही मन कहती है, मैं यह ज़िंदगी बदला लेने के लिए जीऊँगी। सबसे पहले मुझे यह सुनिश्चित करना है कि मुझे मृत्यु दंड न दिया जाए। हम फिर से उसी प्यारी सी चिड़िया को देख पाते हैं। यहाँ पर कपिला 1 साल की हो चुकी है और वो थोड़ी थोड़ी चलने लगी है। वो चलते हुए मन ही मन कहती है, मेरा बदला अब शुरू होने वाला है। कपिला अब 1 साल 2 महीने की हो चुकी है। हम उसके पिता को देखते हैं जो कि कुछ पढ़ रहे होते हैं। वो धीरे धीरे जाती है और अपने पिता को देखते हुए सोचती है, अगर एक सीन परिवार टूट जाए तो मेरे पिता भी दुखी होंगे। और मुस्कुराती है। उसके पिता ख्यालों में डूबे डूबे कुछ पढ़ रहे होते हैं। कपिला सोचती है, मैं उनके काम में ना गुजरने की पूरी कोशिश करूँगी। वो उन्हें पुकारती है, डैडी। और फिर सोचती है, अरे रुको, शायद मुझे उसे वही नाम देना चाहिए जिससे वह सबसे ज़्यादा नफरत करता हो। फिर वो पुकारती है, पापा। यह शब्द सुनकर ड्यूक तो बेचारे कांप जाते हैं। वो आगे बढ़ती है और कहती है, टाटा। उसकी आवाज़ सुनकर ड्यूक मन ही मन सोचने लगते हैं, क्या यह प्यारी सी परी उसका पहला शब्द था, पापा। मैंने सुना है कि वह चलती है, लेकिन मैंने उसके बोलने की कोई रिपोर्ट नहीं सुनी। यह देखने वाला पहला व्यक्ति मैं हूँ। मैं कपिला को अपने लिए चाहता हूँ। शायद मुझे अपना किताब छोड़ देना चाहिए। मैं तो बस ऐसे ही रहना पसंद करूँगा और कपिला सागर में डूब जाना पसंद करूँगा। फिर कपिला के पापा कपिला को उठाते हुए कहते हैं, आप रास्ते में आ जाएंगे। फिर कपिला मन ही मन सोचती है, मैं अभी जाने के लिए तैयार नहीं हूँ।
कपिला के पापा कपिला को पकड़कर कमरे से बाहर कर देते हैं। फिर वो सोचने लगते हैं, मुझे इस देवदूत की रक्षा के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। मैं आज रात सोऊंगा नहीं। हम बाहर कपिला को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा दुखी। अब कपिला 3 साल की हो चुकी है और हम देखते हैं कि वो अपने मेड्स के साथ बैठी होती है और ड्राइंग कर रही होती है। मेड सब करती हुई कहती है, ओ प्रिय, आप इतने जुनून से क्या ड्राइंग कर रहे हैं। हम भी कपिला को देख पाते हैं जो कि मन लगाकर एक इमोजी बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही होती है और सोचती है, यह हो गया, यह एक अभिशाप है जो दुर्भाग्य लाता है। कुछ देर बाद वो खुश होने लगती है और मन ही मन कहती है, मैंने इसे अपने पिछले ज़िंदगी में हवेली की लाइब्रेरी में देखा है। अगर कोई इस पैटर्न को अपने तकिए के नीचे रखता है, मैंने सुना है कि उन्हें भयानक सपने आएंगे। वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है और ख़ुद से कहती है, मैं प्राचीन भाषाओं का आधा हिस्सा भी नहीं पढ़ सकती। शायद उसका यही मतलब था। वो बहुत ज़्यादा चमकने लगती है और सोचती है, इस तरह जबकि मेरा पिता सो रहे हैं। वो एक्साइट होती हुई कहती है, यह पूरा हो चुका है, और बहुत ज़्यादा हंस रही होती है। मेड उसकी हंसी देख कर कहती है, ऐसा लगता है कि आप और वह पक्षी बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। अब इस पक्षी का बहुत अच्छा रोल है जो हमें आगे चलकर पता चलेगा, अभी तो वो पता नहीं है। उस पक्षी को उड़ाते हुए कपिला चमकते हुए कहती है, मैंने उसका नाम रूरी रखा। मैं पापा के कमरे में जा रही हूँ। वो जाते हुए बताती है, इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, रूरी मेरे साथ रहने लगी। वो तकिए के नीचे उस ड्राइंग को रखते हुए कहती है, मुझे याद नहीं कि पिछले जन्म में हमारे घर में ऐसा कोई पक्षी था। एक भी पक्षी मेरे प्रतिशोध के रास्ते में नहीं आ गया। वो रात का समय होता है, वो सोच रही होती है, अब मुझे बस आज रात का इंतज़ार करना है। वो धीरे धीरे एक चम्मच हाथ में लेते हुए जा रही होती है और सोचती है, मैं उस आदमी से नफरत करती हूँ, मैं उसे बाहर ले जाऊंगी अपने ही हाथों से। वो धीरे से दरवाज़ा खोलती है और अपने पिता को देखती है जिनके हाथ में वही कागज़ होता है। वो जोर जोर से हंस रहे होते हैं। उनकी हंसी देखकर बेचारी कपिला तो घबरा ही जाती है। उसके पिता उस ड्राइंग को देखकर मन ही मन कहते हैं, क्या यह मेरा तस्वीर है। मुझे लगता है कि उसने मुझे यह चुपके से देने की कोशिश की क्योंकि वह बहुत शर्मिंदा थी। अब मुझे उसे शुक्रिया के तौर पर गिफ्ट में क्या देना चाहिए, सम्मान और एक वांछनीय इंसान दिया जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले आइए इस चित्र को फ्रेम कर ले। यह पेंटिंग इस देश का राष्ट्रीय खजाना बन सकती है। शुद्ध सोने का एक फ्रेम। या बाहर खड़ी कपिला उनकी इन अजीब सी हरकतों को देखकर घबरा रही होती है और ख़ुद से कहती है, मैं नहीं चाहती कि वह इतना ज़्यादा खुश हो जाए। किसी भी चीज़ से ज़्यादा जिस तरह से वह हंसता है वह मुझे डराता है। वो अपना तोहफा वही फेंक कर अपनी चिड़िया रानी के साथ भाग जाती है। सुबह का समय होता है जहाँ ड्यूक बैठे होते और कहते हैं, तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अब हमारी कपिला 5 साल की हो चुकी है। कपिला के पिता मन ही मन कहते हैं, यह क्या है, वह नहीं चाहती कि मैं चला जाऊँ, है ना। कपिला भी मन ही मन कहती है, नहीं, मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए। यहाँ पर कपिला अपने पिता के मन की बात सुन पाती है। ठीक है, कपिला के पापा घोड़े पर चढ़ते हैं। कपिला मन ही मन कहती है, क्योंकि मैं तुमसे बदला लेना चाहती हूँ। फिर वो कहती है, कपिला भी घोड़े की सवारी करना चाहती है। कपिला के पापा उसकी बातें सुनकर कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं।
वो क्यूट सी फेस बनाती है और अपने पापा को ब्लैकमेल करती है, जो कि सीधा उन बेचारे के दिल पे जाके लगता है। तो डिक बेचारे कुछ कर नहीं पाते और कहते हैं, सौभाग्यवश मेरे पास कुछ खाली समय है। मैं सचमुच ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन इसमें कोई मदद नहीं हो सकती। यह भी आपकी शिक्षा का एक हिस्सा है। उनकी यह बातें सुनकर कपिला शाइन करने लगती है और मन ही मन कहती है, यह बहुत ही आसान है। कपिला के पापा खांसते हुए मन ही मन कहते हैं, मैं भी कपिला के साथ सवारी करना चाहता हूँ। कपिला सोचती है, आज वह दिन है जब मैं तुम्हें घोड़े से गिरा दूंगी और बहुत ज़्यादा चोटों से घायल कर दूंगी। इसके बाद दोनों बाप बेटी जाने लगते हैं। कपिला जाते हुए बहुत ज़्यादा खुश होती है, जिसे देखकर कपिला के पापा मन ही मन कहते हैं, कपिला बहुत खुश लग रही है। कपिला हवाओं की ताजगी की आनंद लेते हुए सोचती है, जब मैंने सोचा तो मुझे लगा कि मुझे घोड़े की सवारी करते हुए काफ़ी समय हो गया है। उसे आवाज़ आती है, कपिला। कपिला के पिता कपिला को पुकारते हुए कहते हैं, आपके मंगतर का चयन हो गया है। यह सुनकर कपिला शॉक हो जाती है। फिर वो पूछती है, वो कौन है। इसके बाद कपिला के पापा बताने लगते हैं, महामहिम आवरण कवासर। यह सुनकर कपिला बहुत ज़्यादा खुश होकर हवा में उड़ने लगती है और सोचती है, यह सही है। वो याद करती है, महामहिम द्वितीय राजकुमार आवरण कौसर। वो महामहिम आवरण के पीछे घोड़े पर बैठी होती है और जा रही होती है। वो कहती है, वह मेरे पिछले ज़िंदगी में मेरे मंगतर थे। जब हम बच्चे थे हम साथ साथ लंबी घुड़सवारी पर जाते थे, लेकिन अंत में वह ऐसा इंसान है जिसके साथ मुझे कभी भी संबंध नहीं बनाना चाहिए। यह कहकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो ज़ोर से चिल्लाने लगती है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो चिल्लाकर घोड़े को लात मार देती है, तो घोड़ा बेचारा गुस्से में आ जाता है और आपे से बाहर निकल जाता है। दोनों बाप बेटी ज़मीन पर गिर जाते हैं। वो अपने पापा को पुकारती है, तो उसके पापा गुस्से में उठकर कहते हैं, अब इस साले गड़बड़ मत करो, घोड़े पर सवार होकर। और चिल्लाकर कहते हैं, आपको अपनी सुरक्षा को सबसे आगे रखना चाहिए, आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जिससे कपिला रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ़ करे। फिर उसके पिता अपनी गलती को मान लेते हैं। दूसरी तरफ पीट कर कहते हैं, ओह, मुझे लगा कि मेरा दिल रुक जाएगा। मैं खुश हूँ तुम्हें सुरक्षित देखकर। कपिला ये सुनकर सोचती है कि वह सचमुच मेरे बारे में चिंतित है। यहाँ पर कपिला याद करती है, तो क्यों, क्या तुमने मुझे तब छोड़ दिया था। उसके पिता कहते हैं, क्या तुम्हें यह यातना नापसंद है। तुम आवरण से सगाई कर चुके हो, तुम्हें पता है। फिर वह सिर हिलाते हुए हाँ कहती है और सोचती है, यह सही है, अब मुझे किसी भी तरह महामहिम से सगाई करने से बचना होगा। फिर उसके पिता पूछते हैं, क्यों। वो कहती है, क्योंकि। फिर वो चमकती हुई कहती है, कपिला पापा से शादी करने जा रही है। यहाँ पर कपिला अपने बाप से ही शादी करना चाहती है। फिर वह अपने पिता के सामने झुककर खड़ी होती है और चुप होती है। फिर वो अपना माथा पकड़ लेती है और चिल्लाकर कहती है, मैंने अभी क्या कहा, मैं क्या कह रही हूँ। अरे नहीं। ड्यू कहते हैं, तुम रेडिकुलस होते जा रहे हो। कपिला सोचती है, वह वही है जिससे मैं बदला लेने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। बाद में हम ड्यू को देखते हैं, जो कि कुर्सी पर बैठे बैठे कह रहे होते हैं, एक माता पिता और बच्चा, शादी नहीं हो सकती। वो मन ही मन कहते हैं, मैंने महामहिम राजा से पूछा, लेकिन यह असंभव निकला। कपिला सोचती है, क्या वह सचमुच बेवकूफ़ है। वह एक कागज़ उसकी तरफ देते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कि आपको महामहिम अबरौन के साथ रहना होगा। जिससे कपिला घबरा कर सोचती है, मैं यह नहीं चाहती। कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां आभरण आया होता है और कह रहा होता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा लेडी कपिला।
कपिला उसे देखकर मुंह बनाते हुए सोचती है वह हमेशा की तरह सुंदर लग रहा है। फिर बताती है आभरण कौसर कौसर साम्राज्य का दूसरा राजकुमार है। वह एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अपने ईमानदार और हंसमुख व्यक्तित्व के कारण बहुत लोकप्रियता हासिल की। वह मेरा मंगेतर था जिसे मैं प्यार करती थी और जिस पर मैं गर्व करती थी, लेकिन किसी कारणवश वह हमारी सगाई तोड़ना चाहता था। जिस दिन मैं राजकुमार से मिली उसी दिन उसकी मौत हो गई। वह उसे देख कर इतराती है और मन ही मन कहती है मैं अब उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहती। कपिला के पापा आते हैं और कहते हैं अरे कपिला, और मन ही मन कहते हैं पापा ऐसे बच्चे से कहीं बेहतर है। कपिला सोचती है मैं अभी अपने बदले से थोड़ा ब्रेक लूँगी, मैं अपने डैडी का फ़ायदा उठाऊँगी। फिर हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो कहती है सही मायने में क्या ज़्यादा सुरक्षा होने की भी कोई सीमा नहीं होती। यह लेडी होती है रानी आइरिस कौसर, जिन्हें देखकर कपिला घबरा जाती है और कहती है वह यहाँ है, वह बिड़ाने वाली बूढ़ी डायन। अपने पिछले जिंदगी में जब मैंने महिलाओं की शिक्षा को उच्च स्तर पर पहुँचाया, यह बूढ़ी औरत मुझे परेशान करती रही। अगर आप भविष्य में एक बेटी चाहते हैं तो आपको मेरे प्रति दयालु होना चाहिए। फिर लेडी आइरिस कहती है प्लीज़ आज इसे सहजता से ले क्योंकि यह एक निजी अवसर है। कपिला को देख आवरण मुस्कुरा रहा होता है और कपिला घबरा रही होती है। वो सोचती है वह तो बस एक सुंदर चेहरा है, इस बार मैं ही वह इंसान होंगी जो हमारी सगाई तोड़ देगी। लेडी आइरिस कहती है कपिला प्लीज़ बैठ जाए। मेज पर सजी सुंदर खाने की सामान और पास में खड़ी नौकरानियाँ। लेडी आइरिस कहती है यहाँ बैठो कपिला। कपिला भी बैठने के लिए तैयार हो जाती है और ड्यूक उसे गौर से देख रहे होते हैं। कपिला क्यूट सी फेस बनाती है और कहती है कपिला पापा की गोद में बैठना चाहती है, जिससे बेचारे ड्यूक कहते हैं रेडिकुलस मत बनो, और मन ही मन कहते हैं वह कभी भी मेरी पीठ से नहीं हटेगी। मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। कपिला फिर कहती है मैं माफ़ी चाहती हूँ, और मन ही मन कहती है यह कैसा बचकाना बिहेवियर है, मैं शाही परिवार में स्वागत के योग्य नहीं हूँ। इसके साथ ही आइए सगाई तोड़ दे। लेडी आइरिस मुस्कुरा रही होती है। वह उन्हें देखकर शॉक्ड हो रही होती है और सोचती है अतीत में मैं कसम खाती हूँ कि वह मुझ पर गुस्सा हो गई होगी। वह इस जिंदगी में अलग तरह से बिहेवियर क्यों कर रही है। लेडी आइरिस मुस्कुराती हुई कहती है फिर भी यह उससे बेहतर है जितना मैंने सोचा था। अरे पिताजी आप यह कर रहे हैं है ना? बिल्कुल नहीं, यह कहने का एक दिलचस्प तरीका है। आपके बचपन के दोस्त के रूप में मैं आपके बारे में चिंतित थी। कपिला उनकी बातें सुनकर सोचती है क्या ये दोनों पुराने दोस्त हैं? पिताजी का सबसे अच्छा दोस्त, बड़ी बहन रानी या कुछ और है? ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। कहा जा रहा है किसी ने आपको डरावनी माँ की भूमिका निभाने के लिए नहीं कहा था। आभरण कपिला से कहता है मिस कपिला को मनोरंजन के लिए क्या करना पसंद है? फिर वो हंसते हुए ये कहता है क्या आपको घर घर खेलना पसंद है? लड़कियों को क्या करना पसंद है? क्या आपको ड्राइंग बनाना पसंद है? कपिला उसकी बातें सुनकर सोचती है मैं कुछ ऐसा कहूँगी जिसे यह अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर वो मुँह खोलती है। उसके कुछ कहने से पहले आवरण कहता है क्या सरप्राइज है? आवरण को टोकते हुए लेडी आइरिस कहती है क्या मिस कपिला को घुड़सवारी पसंद है? कपिला फिर कहती है यह एक लड़की के लिए बहुत असामान्य बात है। आवरण हंसते हुए कहता है मुझे घुड़सवारी पसंद है। कपिला कहती है मुझे घोड़ा बनने का नाटक करना पसंद है।
जिससे ड्यूक और आइरिस घबरा जाते हैं। आबरन कहता है घोड़ा होने का नाटक, इसका क्या मतलब है। फिर कपिला आबरन को पुकारते हुए कहती है कृपया कपिला का घोड़ा बने। फिर वह डरावनी लोक में सोचती है आबरन इस तरह के अशिष्ट प्रस्ताव से गुस्सा हो जाएगा और वह हमारी सगाई तोड़ देगा। यहाँ पर आबरन भी मान जाता है। वह घुटने पर बैठता है और घोड़ा बनने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है क्या ये ठीक है। जिससे कपिला घबरा जाती है और सोचती है आप क्या कर रहे हो। साथ में ड्यूक और आइरिस भी घबरा जाते हैं। यहाँ पर लेडी आइरिस गुस्से में कहती है आबरन अभी खड़ी हो जाओ, अब से तुम यह बात बस पिताजी को ही बता सकोगी। फिर मन ही मन कहते हैं मैं कपिला का घोड़ा बनूंगा। कपिला सोचती है आपने अभी जो कमेंट की है उसका क्या मतलब है। लेडी आइरिस कहती है फिर एक नौकरानी आबरन से कहती है तुमने सुना कि तुम्हारी माँ ने क्या कहा, वह आपकी पत्नी बनने वाली है इसीलिए उसका अच्छे से ख्याल रखना। यह सच है लेकिन। फिर वो कपिला की तरफ देखती है। कपिला सोचती है इसके साथ ही सगाई टूट जाएगी। लेडी आइरिस कहती है वैसे कार्विस यानी ड्यूक, मैंने सुना है कि आप इन दिनों काम में देरी कर रहे हैं, क्या वह सच है। उनकी बातें सुनकर कपिला शौक होते हुए सोचती है क्या कहानी बदल गई है, क्या आप भी समस्या है या नहीं। ड्यूक बोलने लगते हैं मैं दूर दराज के क्षेत्र में अनुसंधान करने के बजाय अपने स्वामी के व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। मैं इसके लिए बहुत बूढ़ा हो रहा हूँ। कपिला दांत खिसोड़ते हुए सोचती है मुझे अपनी अगली रणनीति के बारे में सोचना होगा। लेडी आइरिस कहती है आप जादुई वस्तुओं को खोजने के लिए बहुत एक्साइटेड हुआ करते थे। आप अभी 25 साल के भी नहीं हुए हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आबरन अपने पैरों से खेल रहा होता है जिसे देख कपिला सोचती है इस सिचुएशन में मेरे पास भौतिक साधनों का सहारा लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। लेडी आइरिस कहती है काम की बात करें तो आप क्या कर रहे हो। बीच में से आबरन लुढ़क कर बोलता है रिपर ड्यूक, जिस पर ड्यूक और लेडी आइरिस शौक होकर उसे देखते हैं। आबरन कहने लगता है लॉर्ड एक्सिनन को रिपर ड्यूक के नाम से जाना जाता है ना। आखिरकार जब मैं युद्ध के मैदान पर सक्रिय था। दूसरी तरफ हम कपिला को देखते हैं जो कहती है यह समय है और चाय के कप उठाती है, उठाकर सीधा आबरन की तरफ फेंकते हुए कहती है यह हो गया। वो उस बेचारी के मुंह पे चाय की कप मार बैठती है जिससे वो कुछ नहीं समझ पाता और बेचारी की तरह बैठा रहता है और देख रहा होता है। ड्यूक और लेडी आइरिस भी घबरा गए होते हैं। यहाँ पर कपिला घबरा कर सोचती है यह रहा, अब मेरे पास आओ। लेडी आइरिस उसकी तरफ देखती है और एक छोटी सी स्माइल पास करती है और कहती है मुझे अपने बेटे के बारे में दुख है मिस कपिला कार्विस। आबरन इधर उधर देखने लगता है और उसकी माँ उसके सिर थपथपाते हुए कहती हैं हाँ हाँ वह तो बस एक बच्चा है। खैर मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। कपिला यहाँ पर सोच रही होती है मुझसे माफ़ी क्यों मांगी जा रही है। फिर वह अपने पापा से पूछती है क्या गलत है। ड्यूक तो शांत बैठे होते हैं। फिर वो कपिला को उठाकर अपने गोदी में बैठाते हुए कहते हैं बस गाड़ी के अंदर रहो। कपिला चमकने लगती है और सोचती है मैं पापा की गोदी में बैठना चाहती हूँ। फिर वह मन ही मन कहती है शायद यह इसी वजह से है। हम लेडी आइरिस को देखते हैं जो कि आबरन को लेकर वहाँ से जाने लगती है और कहती है आपने रिपर ड्यूक के बारे में कहा सुना। आबरन उनकी कपड़ा पकड़ते हुए कहता है क्या यह बढ़िया नहीं है रिपर ड्यूक। आबरन की मॉम डांटती हुई कहती है कि यह कोई अच्छा निकनेम नहीं है। तभी गाड़ा कर कहता है महामहिम राजकुमारी मेरे वेदान को क्षमा करे, आपको ड्यूक ऑफिरिया से एक संदेश प्राप्त हुआ है। मैंने एक संत के लिए एक नए उम्मीदवार को अपनाया है।
वह अपनी शाही महारानी महारानी से भी मिलना चाहेंगी। फिर लेडी आइरिस पूछती है, इस बच्चे का नाम क्या है? अगर मुझे सही याद है तो यह यूनो है। हम ड्यूक और कपिला को बग्गी में बैठे हुए देख पाते हैं। सिनकट होती है और हम आभरण को देख पाते हैं, जो कि हाथ जोड़कर कहता है, मैं दूसरे दिन के लिए सॉरी फील करता हूँ। कपिला कहती है, यह क्या है? फिर आभरण बताता है, मिस कपिला के पिता के संबंध में मेरी प्रतिक्रिया के लिए। जब मैंने कहा रिपरड्यूक। कपिला सोचती है, वह कब था? उसे तो बेचारी को यह सुनाई भी नहीं दिया। वो सोचती है कि कैसे उसने उसको चाय की कप से भिगोया था। बस इतना ही उसे याद है। वो मन ही मन कहती है, खैर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर कहती है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, माफ़ी मांगने की जहमत मत उठाइए। फिर वो चाय पीती है और सोचती है, बस जल्दी चले जाओ। आभरण खुश होते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, तुम कितनी अच्छी हो, जैसे कि मिस कपिला से उम्मीद थी। फिर वो एक इनविटेशन आगे करते हुए कहता है, ये लो। कपिला पूछती है, ये क्या है? आभरण हंसते हुए कहता है, यह एक इनविटेशन है मेरी जन्मदिन पार्टी के लिए। कपिला शौक में चली जाती है और मन ही मन कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। आभरण फिर कहता है, लेडी कपिला, हम उस दिन खूब मौज मस्ती करने वाले हैं, इसीलिए आपने पूरे परिवार को साथ लेकर आइए। फिर वो मुस्कुराता है। कपिला भी उसकी तरफ देखती है। फिर उसे ऐसा चमकता हुआ देख वो तो खड़ी रह जाती है। फिर जन्मदिन का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर कपिला और ड्यूक पहुंचे होते हैं। साथ में उसकी वही नीली चिड़िया भी होती है। ड्यूक कहते हैं, क्या ऐसी पोशाक पहनना ठीक है? इसके बाद कपिला सोचने लगती है, एक सादा पोशाक जो जगह से बाहर दिखती है वह आपकी छवि को खराब कर देगी, सगाई रद्द कर दी जाएगी। ड्यूक फिर कहते हैं, जब तक आपको यह पसंद है मुझे कोई परवाह नहीं है। कपिला सोचती है, अरे नहीं। फिर वह अपने पापा से कहने लगती है, यह तो महज एक इत्तेफाक है। एक सेनान परिवार की बेटी के रूप में मैंने सोचा कि नए कपड़ों को फॉलो करना अच्छा होगा। ड्यूक कहते हैं, मुझे सच में परवाह नहीं है। यह सुनकर वो तो शौक में चली जाती है। फिर ड्यूक कहते हैं, हालांकि आपकी माँ ने भी ऐसा किया था, उसे वह रंग पसंद था। वो सोचती है, मेरी माँ। ड्यूक कहते हैं, यह बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। ड्यूक मन ही मन कहते हैं, भले ही यह सिर्फ कपिला ही क्यों ना हो, मैं चाहता हूँ कि वह हमेशा मेरे साथ रहे। फिर वह जाने लगते हैं और जाते हुए कहते हैं, तुम वही रहो, मैं लोगों का अभिवादन करने के लिए घूम रहा हूँ। फिर मन ही मन कहते हैं, जब मैं उससे दूर होता हूँ तो मुझे अकेलापन महसूस होता है। कपिला बस उन्हें जाते हुए देख पाती है और सोचती है, अगर ऐसा है तो उस समय क्या हुआ, उसने मुझे क्यों छोड़ दिया। ड्यूक जाते हुए कहते हैं, क्या आपने कुछ कहा? फिर मन ही मन कहते हैं, क्या कपिला भी अकेलापन महसूस कर रही है? कपिला मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा समय बिताए। और मन ही मन गुस्से में कहती है, जल्दी करो और जाओ। ड्यूक जाते हुए रोते हुए मन ही मन कहते हैं, मुझे कपिला की बहुत याद आती है। कपिला वहाँ पर अकेली खड़ी होती है और कहती है, तो ठीक है। बच्चे वहाँ पर दौड़ रहे होते हैं। उन्हें देख कपिला सोचती है, यह सीन जाना पहचाना लग रहा है। तभी वो एक लाइटनिंग ग्लो देखती है, जहाँ कोई हीलिंग मैजिक से किसी को ठीक कर रहा होता है। यह कोई और नहीं यूनो होती है, जो कि बहुत ज़्यादा चमक रही होती है। वहाँ पर खड़े दो लोग कहते हैं, यह पहली बार है जब मैंने जादू देखा है। बच्चे भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस दिख रहे होते हैं। कपिला भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। वो सोचती है, यह सही है, मैं इस पार्टी में यूनो से मिली, हम यहाँ सबसे अच्छे दोस्त बन जाएंगे। फिर वो यूनो के बारे में बताती है, संत और चमत्कार हमेशा से अस्तित्व में नहीं रहे हैं,
देवताओं द्वारा प्रयुक्त जादू एक चमत्कारी कार्य था जो बस संतों को ही करने की अनुमति थी। और ऐसा कहा जाता है कि संत का युग सदैव शांतिपूर्ण युग होता है। संत योनो ऑफेलिया मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। जब मैं दुखी होती थी तब भी वह हमेशा मेरे साथ रहती थी। वह एकमात्र इंसान थी जिन्होंने मुझ पर इतना प्यार बरसाया जो मेरे अपने पिता ने भी कभी नहीं दिया। फिर उसे कोई पीछे से थपथपाता है। यह एक लड़का होता है जो कहता है, अगर आप अपने मंगेतर महामहिम अबरन को खोज रहे हैं तो वह वही है। वो अबरन को देख पाती है जो किसी लड़की से हंस हंस कर बात कर रहा होता है। इसके बाद वो उस लड़के को शुक्रिया कहती है। वह लड़का कहता है, आपका स्वागत है। तभी वहाँ मौजूद लड़की उसे पुकारती है, राहेल। वह लड़का जाने लगता है और कहता है, खैर मैं आपसे बाद में मिलूँगा। कपिला उसके नाम सुनकर सोचती है वह कुछ जाना पहचाना लग रहा है। फिर वो अचानक पलटती है और सोचती है उससे भी ज़्यादा यूनो। वो यूनो की तरफ आगे बढ़ती है कि उस पर कोई शरबत गिरा देता है और कहता है, मुझे माफ़ करे, मेरा हाथ फिसल गया और मेरा शरबत गलती से गिर गया। मुझे खुशी है कि आपने शाही पोशाक पहनी है, आप समझ रहे हैं ना। यहाँ पर कपिला को याद आता है ड्यूक ऑफेलिया की सबसे बड़ी बेटी शार्ला। सुंदर और आकर्षक होने के बावजूद जटल योनो की भाभी। उनके व्यक्तित्व बिल्कुल अपोजिट है। वह एक भयानक इंसान है। हालांकि यह घटना पहले हुई थी, इससे मुझे योनो से दोस्ती करने का मौका मिला और इस बार भी यही हुआ। हम ड्यूक को देखते हैं जो कि दूर खड़े होते हैं और मन ही मन कहते हैं, धीरज रखो कपिला। कपिला सोचती है, क्या तुम बस मुझे देख रहे हो, कुछ बोल भी नहीं रहे। ड्यूक मन ही मन कहते हैं, मेरे लिए उसकी मदद करना आसान है, लेकिन इससे कपिला को आत्मनिर्भर होने से रोका जा सकेगा। मैं नहीं जानता कि मैं कब तक उसके साथ रह पाऊंगा। मुझे कपिला को धीरे धीरे मजबूत बनने में मदद करनी होगी। कपिला यहाँ पर सोचती है, रेडिकुलस मत बनो, बिल्कुल अकेला अपने ही पिता द्वारा त्यागा हुआ जल्लाद की सजा पर, और मैं इससे डर जाऊंगी। वह भी शरबत की कप उठाती है और मन ही मन कहती है, कोई मौका नहीं, और शार्ला पर शरबत गिरा देती है। शार्ला इससे गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुमने अभी क्या किया। कपिला गुस्से में कहती है, वाह माफ़ करे, आपका कपड़ा गंदी हो गई है। कपिला शार्ला के पास जाती है और कहती है, लेकिन तुम्हारी वह दुष्ट मुस्कान, यह आप पर अच्छा लग रहा है। आपने इस बात पर कपिला एक्सिनान से झगड़ा कर लिया है। आपको यह याद रखना चाहिए। रिपर ड्यूक की बेटी के योग्य कार्य मैंने एहसान चुकाने की पूरी कोशिश की है। यहाँ पर कपिला बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रही होती है और मुस्कुरा रही होती है। आवरण की नज़र में भी यह पड़ता है। आवरण कहता है, क्या चल रहा है। कपिला को ऐसा करता देख ड्यूक मन ही मन कहते हैं, मेरा कपिला सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। वह लड़की रोने लगती है और कहती है, कपिला तुम बहुत मतलबी हो। मेरा इरादा आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। यह सुनकर कपिला शॉक हो जाती है और कहती है, यार ये क्या बकवास है। तभी हम योनो को देख पाते हैं जिसे वह लड़की पुकारती है। योनो वह आने लगती है और उसे संतना देते हुए कहती है, बहन तुम क्यों रो रही हो। लड़की रोते हुए कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कपिला वाह। योनो फिर कहती है, तुम्हारा मतलब है उससे। कपिला आगे बढ़ती है और सफाई में कहती है, नहीं यह झूठ है। फिर कपिला मन ही मन कहती है, सच तो यह है कि मैंने उससे बदला लेने के लिए ऐसा किया था, लेकिन इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि पोशाक, कपड़े और दाग एक ही रंग के हैं। यानी कि उसके ऊपर जो
शरबत गिरी थी, वो उसके कपड़ों के रंग की है तो दिखाई नहीं पड़ रहा होता है। वह इनों को देखकर मनहीमन कहती है, अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो मुझे क्या करना चाहिए। फिर वह घबराने लगती है। तभी उसका ब्लू बर्ड उड़ के आने लगता है। वह सोचती है, प्यारी माँ जो मेरे जन्म के कुछ समय बाद ही चल बसी, आपके कपिला ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। दूसरी बार 5 वर्ष की आयु में मेरा सबसे अच्छा दोस्त यूनो। मुझे लगता है कि पहली बार एक दूसरे से मिलते समय ही मैंने उससे मुझसे नफरत करवा दी थी। फिर यूनो मुँह खोलती है और कहती है, क्या मेरी बहन ने कुछ अशिष्ट काम किया है। यह सुनकर कपिला शॉक और सोचती है, खैर उसने ऐसा किया, लेकिन यूनो कहती है यह कोई बड़ी बात नहीं है। तो कपिला सोचती है, अब तो लगता है कि यह मेरी गलती है, मुझे पता था मैं फंस गई हूँ। यहाँ पर आवरण गुस्से से आगे बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर वह लड़की बहाना करने लगती है और आवरण को पुकारती है। यहाँ पर कुछ बातें होती है जो कि हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि जो लिखावट है वो थोड़ी मैस है, तो मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो शॉर्ट में देखते हैं। आवरण यहाँ पर घुटने के बल बैठता है और कपिला के कपड़ा पकड़ लेता है, जिससे वो शॉक हो जाती है और मनहीमन कहती है, मैं शर्मिंदा हूँ। आवरण उसके कपड़े सूंघता है और कहता है, यह गीला है और इसमें ज़रूर से अंगूर की गंध है। मुझे यकीन है कि मिस कपिला सच कह रही है। तभी आवरण की मॉम आती है और उसके सिर पे घूंसा मारते हुए कहती है, आप जो चाहे वो मत करे। और गुस्से में भड़कते हुए कहती है, किस तरह का आदमी एक महिला की जांघों को उजागर करता है। जिससे कपिला शर्मा जाती है और आवरण भी इधर उधर देखते हुए बेचारा कहता है, क्या 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 मैंने, मुझे माफ़ करे। कपिला शर्मा जाती है और आंखों में आंसू लेते हुए कांपते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, यह कोई बड़ी बात नहीं है। जिससे आवरण घबरा जाता है। लेडी आइरिस फिर कहती हैं, तुम दोनों पीछे जाकर कपड़े क्यों नहीं बदलते, क्या यह आपके लिए ठीक है कारवेस। ड्यू कहते हैं, आपके सरोकार के लिए बहुत धन्यवाद। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। संकट होती है और हम देख पाते हैं कि आवरण कपिला से माफ़ी मांग रहा होता है। वो माफ़ी मांगते हुए कहता है कि उसे माफ़ कर दे। कपिला कहती है, बस काफ़ी है। और मनहीमन सोचती है, मैं मानसिक रूप से 23 साल की हूँ। मैं इतनी छोटी नहीं हूँ कि किसी बच्चे की गलतियों से अंधा हो जाऊँ। आवरण फिर चिल्लाकर कहता है, मैं इसकी जिम्मेदारी लूँगा, मैं इसे आपके लिए पूरा करूँगा, मैं वादा करता हूँ। जिससे कपिला शौक हो जाती है और घबरा भी जाती है थोड़ी सी और कहती है, वो पूछती है, जिम्मेदारी, मेरा मतलब है कि हम वैसे भी शादी करने जा रहे हैं। आवरण कहता है, और समझा। फिर वो चमकते हुए कहता है, सही तरीके से, मैं तुम्हें खुश रखूँगा। यहाँ पर कपिला मन ही मन कहती है, झूठे कही के। वो सोचने लगती है, घोड़े पे सवार वो कितनी खुश थी अबरॉन के साथ। उसने उसे आई लव यू भी कहा था। फिर भी आप, खैर अभी वह बस 6 साल का है। यहाँ पर आवरण कपिला को आवाज़ लगता है तो कपिला होश में आती है और कहती है, नहीं यह मेरी गलती है, मुझे आपकी जन्मदिन बर्बाद करने के लिए माफ़ कर दीजिए। आवरण कहता है, प्लीज़ इसकी चिंता मत करें। कपिला इधर उधर देखती हुई कहती है, वैसे क्या आप हमेशा शारला के साथ थे। आवरण यहाँ पर थोड़ी देर सोचने के बाद बताता है कि आपका मतलब हाल ही में गोद ली गई बेटी से है। मैं मानता हूँ कि वह लेडी शारला और उसके माता पिता के साथ है। कपिला मुंह बनाते हुए कहती है, क्या ऐसा है। फिर वो थोड़ी सी हंसते हुए कहती है, नहीं यह सिर्फ मैं उसके दोस्त बनना चाहती थी। मनी मन कहती है, भले ही आप यह बात किसी 6 साल के बच्चे से कहे। आवरण उसके हाथ पकड़ता है, उसे ले जाने लगता है और कहता है, अगर ऐसा है तो इसे मुझ पर छोड़ दो। वो जाते जाते कहता है, मेरी माँ कहती है कि मिस कपिला दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होंगी। मुझे कहा गया है कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूं, क्योंकि हम राज परिवार से हैं। हमारा मानना है कि जो पुरुष अपनी पत्नी को खुश नहीं रख सकता वह अपने लोगों को भी खुश नहीं रख सकता।
यह बातें सुनकर कपिला शर्माते हुए सोचती है, आप 6 साल के बच्चे को किस तरह की शिक्षा दे दी जा रही है। अमरन कहता है, इसलिए मिस कपिला, अभी से मैं चाहता हूँ कि अगर आप परेशान महसूस करें तो मुझ पर भरोसा करें। उसे उस 6 साल के आभरण में वो 23 साल का आभरण दिखाई पड़ता है। आभरण कहता है, मैं मिस कपिला को फिर कभी रोने नहीं दूंगा। मैं ऊपर के तारों की कसम खाता हूँ। इस बात से कपिला की आंखों में आंसू आ जाती है और कपिला रोने लगती है तो आभरण घबरा कर पूछता है, मैं फिर से असभ्य हो रहा हूँ। कपिला कहती है, नहीं, मुझे अनुरोध करना है। क्या आप मुझे मेरे पहले नाम से बुला रहे हो? जिस पर आभरण पहले तो चुप रहता है, फिर मुस्कुराता है, हाथ पकड़ते हुए जाने लगता है। कहता है, बिल्कुल, चलो चले कपिला। कपिला मन ही मन सोचती है, बस इसी समय, बस थोड़ी देर के लिए मैं अपने पहले प्यार को संभाल के रख सकती हूँ। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आभरण और कपिला यूनो के परिवार से मिलने गए होते हैं और यूनो को पुकारते हैं। यहाँ पर आभरण बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है। आभरण को देख वह लड़की खुश होने लगती है और वह देख पाती है कि आभरण कपिला के हाथ पकड़े हुए होता है, जिसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। यूनो के पिता कहते हैं, नमस्कार महामहिम आभरण, क्या आपको मेरी किसी बेटी से कुछ चाहिए? हम देख पाते हैं कि वह लड़की जो सायरा होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। आभरण कहता है, हाँ, मेरी मंगेतर कपिला मिस यूनो के साथ दोस्ती करना चाहती है। कपिला कहती है, मैं ये काम खुद कर सकती हूँ, और मन ही मन कहती है, यह बहुत सीधा है। यूनो भी यह बातें सुनकर बस उनकी तरफ देख रही होती है। यूनो की जो स्टेप मॉम होती है वो कहती है, वह माँ कपिला, क्या आप इस लड़की की जगह शारला को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहेंगे? शारला यहाँ पर भड़कते हुए कहती है, मुझे पता है कि तुम दोनों में झगड़ा हुआ था, लेकिन वह सच में बहुत प्यारी लड़की है, तुम्हें पता है। कपिला कहती है, मैं किसी से भी दोस्ती नहीं करना चाहती। मन ही मन कहती है, मैं पहले ही उस 6 साल के बच्चे द्वारा धोखा खा चुकी हूँ। कायर की तरह व्यवहार मत करो, शालीनता से बोलो। फिर वह चिल्ला कर कहती है, तो यूनो, यह मेरा अनुरोध है, प्लीज़ मेरे साथ दोस्ती करो। यूनो कहती है, क्योंकि मैं एक संत हूँ। उसे रोक कर कपिला कहती है, नहीं, यह उस लड़की यूनो के लिए है जिसे मैं कल मिली थी। मैं उस यूनो का दोस्त बनना चाहती हूँ। यूनो कुछ नहीं कहती और चुप रहती है और कपिला के हाथ पकड़ लेती है। फिर मुस्कुराते हुए कहती है, मैं दोस्ती के बारे में शायद ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन प्लीज़ मेरा इलाज करे। फिर यूनो जाने लगती है तो कपिला उसे बाय बाय कहती है। यूनो और शारला बग्गी में बैठे होते हैं। अचानक शारला की मॉम डैड मुस्कुराने लगते हैं और शारला उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, आप कैसे कर सकते हैं? क्या आप महामहिम के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं? उसकी मॉम कहती है, एक अच्छी तरह से तैयार चूहा। मुझे हैरानी है कि आपने उन्हें कैसे मंत्रमुग्ध कर दिया। और उसके हाथ पैरों से कुचलने लगते हैं और कहने लगते हैं, खैर यह 5 है, यहाँ तक कि एक चूहा भी उसके भोज की लागत के लिए कुछ उपयोगी हो सकता है। सबसे अच्छा तो यह है कि श्रापित की कमजोरी ढूंढो, चाहे कितना भी छोटा हो। क्या आप संत समा को समझते हैं? यूनो कहती है, यस सर। हम कपिला को देखते हैं जो कि एक पोस्टर हाथ में लिए खड़ी होती है। जालिका होता है, प्लीज़ आओ और मेरे साथ खेलो। कपिला कहती है, निमंत्रण तैयार है। उसके पास उसकी मेड आती है। वो सोचती है, इस बार मुझे यूनो के और भी करीब जाना है। फिर वो अपना लेटर देते हुए कहती है, ग्रेस का यह ठीक है। ग्रेस कहती है, मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया। चलो अपने पति से भी इसकी जांच करने को कहो। यह सुनकर कपिला शॉक हो जाती है।
प्लीज महामहिम ऑबरन को अभी आमंत्रित करें। ड्यूक बैठे होते और सोच रहे होते, मैं सोच रहा हूँ कि क्या आप अपने पिता के प्रति अपने प्यार को व्यक्त करने के लिए एक पत्र लिख सकते हैं। हम कपिला को देखते हैं जो कि शौक में खड़ी होती है। फिर हम ड्यूक को कहते हुए सुनते हैं कि मैं मानता हूँ कि यह महामहिम ऑबरन की कृपा है कि आप दोनों मित्र बन गए। मुझे इसके लिए उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहिए। फिर मन ही मन कहते हैं, सच कहूँ तो वह मुझसे और ज़्यादा बातचीत करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसा करने के लिए यह एक अच्छा बहाना होगा। फिर वो कुछ लिखने लगते और कहते हैं, अभी के लिए बस इतना ही, आप जा सकते हैं। फिर वह मन ही मन सोचते हैं, मुझे कपिला के सामने हमेशा सबसे अच्छा पिता बनना चाहिए। कपिला फिर घबरा कर कहती है, मैं अपने तय रास्ते पर रहूँगी। फिर वह दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर आ जाती है और सोचती है, महामहिम ऑबरन। जाते हुए कहती है, एक दिन मेरा दिल धड़क उठा, मुझे इसका एहसास भी नहीं हुआ। खिड़की से बाहर देखते हुए वह ऑबरन की चेहरा देख पाती है और सोचती है, मैं तो सही में इसे और आगे नहीं ले जा सकती। मैं इसके करीब नहीं जाना चाहती, यहाँ तक कि अभी भी। इसके साथ कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी आती है। प्लानिंग वही रहेगी। हमें एक शानदार चाय पार्टी की तैयारी करनी होगी। वो जाने लगती है। पीछे पीछे उसकी नीली चिड़िया भी। एक जगह पर वो रुकती है, नाक से सांस छोड़ती हैं और एक दरवाजे के सामने खड़ी होती है। जहाँ जाकर वो सोचती है, मैं खजाने का इस्तेमाल क्यों नहीं करती। वो दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से धकेलती है और दरवाज़ा खुल जाता है। वो अंदर जाती है जहाँ बहुत सारे कीमती सामान रखे होते हैं। वो सोचती है, चाय पार्टी को अद्भुत बनाने के लिए मैं यहाँ सबसे खूबसूरत सामानों का इस्तेमाल करूँगी। वो एक प्लेट की तरफ आगे बढ़ती है। यह सचमुच बहुत सुंदर है। वह उसे उठाने वाली होती है, तभी से एक आवाज़ आता है, अबे साले। ये कोई और नहीं, ड्यूक होते हैं जो उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, कौन सा बेवकूफ़ अपने नंगे हाथों से जादुई औजार को छुएगा। कपिला हैरान। ड्यूक चिल्लाते हुए कहते हैं, इनमें से कुछ चीज़ तो मात्र स्पर्श मात्र ही फट जाती है। आपको थोड़ा सा संयम रखना सीखना होगा। कपिला उनकी बातें सुनकर उन्हें सॉरी कहती है तो ड्यूक मन ही मन कहते हैं, नहीं, मैं ही लापरवाह था। लेकिन कपिला यह क्यों है। कपिला कहती है, क्या वह प्लेट एक जादुई उपकरण है। ड्यूक कहते हैं, हाँ हाँ यह है। बस यह प्लेट ही नहीं, यह सब कुछ एक जादुई उपकरण है। कपिला हैरान। ड्यूक कहते हैं, यह सब आप किस बात से इतने आश्चर्यचकित है। अगर यह मेरे घर पर नहीं है तो मैं इसे कैसे ढूंढ पाऊंगा। मन ही मन कहते हैं, ये क्या है, क्या मैंने उसे कभी नहीं बताया हमारे परिवार के व्यवसाय के बारे में। कपिला यहाँ पर मन ही मन कहती है, यह मेरे लिए अपने पिता के रहस्य को जानने का मौका है। फिर वो प्यारी सी फेस बनाकर कहती है, पापा, कपिला को पता नहीं था। और यह बात जाकर सीधा ड्यूक की दिल पे लगता है। फिर ड्यूक ज़मीन पर बैठ जाते और कहते हैं, ठीक है, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ। क्या आप जादुई औजारों से परिचित हैं। कपिला कहती है, हाँ हाँ, मुझे इतना तो पता है। ड्यूक मन ही मन कहते हैं, बहुत प्यारा। फिर वो बताने लगते हैं, जादुई औजार एक कलाकृति है जो एक सदी से भी पहले बनाई गई थी। वह जादू की चमत्कारी शक्ति से बने उपकरण है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह बहुत समय पहले अस्तित्व में था। यह भी कहा जाता है कि इनके असाधारण प्रभाव होते हैं। इन अवशेषों को हमारी वर्तमान तकनीक से नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए इसे जादुई उपकरण कहा जाता है। कपिला कहती है, सरल शब्दों में कहे तो यह एक अद्भुत प्राचीन वस्तु है, यह सही होना चाहिए। ड्यूक कहते हैं, हाँ तुम ठीक हो। वैसे वह व्यंजन किसी भी जहर को निष्क्रिय कर सकता है। वो मन ही मन सोचते हैं, मेरा बच्चा स्वर्गीय एक प्रतिभाशाली, मुझे यकीन है कि वह किसी दिन दुनिया को बचा लेगी। फिर वो बताने लगते हैं कि आपने कभी दो महान ड्यूक के बारे में सुना है।
यह नाम इस संसार में विद्यमान परमेश्वर के चमत्कार को भी दर्शाता है। ऐसा इस फैक्ट के कारण है कि उनमें से प्रत्येक का प्रबंधन अलग अलग किया जाता है। कपिला खुश होते हुए कहते हैं, अफलिया परिवार। ड्यूक बताते हैं कि यह सही है। एक्सिनान का परिवार जो जादुई औजारों का प्रबंधन करता है और अफलिया परिवार जो संतों को शिक्षित और प्रबंधित करता है। इसी तरह कौशल साम्राज्य को समर्थन प्राप्त है दोनों महान ड्यूक द्वारा। कपिला खुश होते हुए सोचती है, हमारा परिवार तो सोच से भी ज़्यादा अद्भुत है। ड्यूक कपिला की सिर तपतपाते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ कि यहाँ की चीज़ें आपको बहुत रुचिकर लगेंगी, लेकिन आपका अनुमति नहीं है कभी भी यहाँ आने के लिए। ये कहते हुए कपिला को उठाकर दरवाजे के बाहर कर देते हैं और वो बेचारी चिल्लाकर कहती है, मुझे जल्द से जल्द कुछ सुंदर टेबल वेयर ढूंढना है जो यूनो को खुश कर देंगी। चाय पार्टी का दिन। कपिला बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है, क्या नाश्ता आ रहा है? मेड बताती है, नाश्ता और चाय दोनों आ गई है, जैसा कि कपिला ने रिक्वेस्ट किया था। लेकिन आपको उस स्थापना के बारे में कैसे पता चला? घबरा कर कपिला मन ही मन कहती है, मैं उसे यह नहीं बता सकती कि अब से कुछ सालों में यह बहुत बड़ी सफलता बनेगी। वो उसके बाद काट देती है। उसे कोई दिखाई देता है जो वहाँ पर फूलदान लेकर आ रही होती है और गिर जाती है और कहती है, वाह, मुझे माफ़ कर दीजिए महोदया। कपिला आगे बढ़ती है। मेड बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। कपिला अपने हाथ आगे करते हुए पूछती है, क्या तुम्हें चोट लगी है? आपको जल्द ही दवा करने की ज़रूरत है। फिर वह मेड को उठा देती है। क्या आप प्लीज़ मुझे एक प्रतिस्थापन फूलदान ला सकते हैं मेरे लिए? वो मेड उस मेड को जाते हुए रोकती और कहती है, मास्टर ने कहा कि अगर कुछ खो जाए हमें इसके बदले में राजकोष से कुछ मिलना चाहिए। वो लड़की कहती है, खजाना कितना असामान्य है, और वहाँ से जाने लगती है। सिनकाट होती है और हम कपिला को दिखती है जो कि अपने नीली चिड़िया को सिर पे लेकर बैठी होती है और सोच रही होती है कि मैं नहीं जानती कि वह किस बारे में बात कर रही है, लेकिन अगर यह पुराना में होता मैं शायद उस परिवार पर चिल्लाती। हालांकि अगर किसी को उस तरह की भयावहता से गुजरना पड़े वह शायद ही अपना धैर्य बनाए रख पाएंगे। वाह, अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ, ग्रेस उसे जाने के लिए क्यों कहा गया? मेरे पिछले ज़िंदगी में मुझे बताया गया कि उसे अचानक नौकरी से निकाल दिया गया है। मैंने उससे कितनी बार पूछा कि ऐसा क्यों, उसने मुझे अनदेखा कर दिया। वह मुझे ना बताने पर अड़े हुए थे। मुझे लगता है कि जिस दिन ग्रेस लापता हुई थी वही दिन था जब तभी कोई उसे पकड़ता है। मिस, क्या आपकी मदद कर सकती हूँ? ये एक मेड होती है जो उसके पीछे होती है, जिसके आने से वो घबरा जाती है। वो मेड कहती है, अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने कमरे में आराम करें। वह सोचती है, यह ठीक है, अपने पिछले ज़िंदगी में मैं भी इस तरह की चाय पार्टी की तैयारी में व्यस्त रहती थी। मुझे यकीन है कि जब मैं तैयार हो रही थी तो उस जगह पर ज़ोरदार शोर हुआ। चाय पार्टी रद्द करनी पड़ी। अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो वह आवाज़, इनमें से कुछ चीज़ें तो मात्र स्पर्श मात्र ही फट जाती है। आपको थोड़ा सा संयम रखना चाहिए होगा, ऐसा ड्यूक ने कहा होता है। उसे याद आ रहा होता है। वह घबराकर सोचती है, तो अगर मैं चाय पार्टी के बाद ग्रेस के लापता होने पर सोचूं तो क्या इसका मतलब यह नहीं है? वो दौड़ लगाती है। मेड उसे पुकारती है, वह नहीं सुनती और दौड़ते हुए सोचती है, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो। आंखों में आंसू लेते हुए आगे बढ़ रही होती है। कोई कहता है, अरे बाप रे मिस कपिला। और ये कोई नहीं, ग्रेस होती है जो पूछती है, आप इतनी जल्दी में क्यों है? और मुस्कुराती हुई कहती है, क्या क्या बात है? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो।
मास्टर ने कहा है कि वह मेरे लिए एक नया फूलदान ले आएंगे। मैं बस वापस आने ही वाली थी। कपिला घबराकर कहती है, मेरे पिताजी। ग्रेस बताती है वह सच में इसके बारे में एक्साइटेड था। तो शायद अगर मैं इसे ऐसा ही छोड़ दूँ, क्या पिताजी सचमुच मर जाएंगे? और इसी के साथ दोस्तों हमारी मानवा होती है ख़त्म। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए होश रहे, आबाद रहे, टाटा बाय बाय।